हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा खूबसूरत सा प्यारा चैनल क्वांटम एक्सप्लोरर। आज हम परमाणु संरचना के कुछ की फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, कोश क्या होता है, उपकोश क्या होता है, समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, इन सभी के बारे में डिटेल में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला फैक्ट होता है परमाणु। परमाणु यानी एटम। क्या होता है परमाणु? तो परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। परमाणु कहलाता है जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस। परमाणु जो है वो 3 स्पीशीज से मिलकर बना है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन, जे टॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। तो हम वहाँ से ये समझते हैं कि जो परमाणु है वो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, लेकिन ये कभी भी मुक्त अवस्था में हमें नहीं मिलते हैं। परमाणु कहलाता है। परमाणु की स्ट्रक्चर समझाने के लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए थे, उन सिद्धांतों को हम अगली वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे अणु क्या होता है। अणु यानी मॉलिक्यूल्स। अणु जो है बेसिकली वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ये सिर्फ स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जैसे H2O, N2, O2, CO2, CO एक्सेट्रा। यानी अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जबकि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसके बाद हम कुछ की फैक्ट समझेंगे। समस्थानिक क्या है, समभारिक क्या है, सम न्यूट्रॉनिक क्या है, सम प्रोटॉनिक क्या है। तो सबसे पहला हमारा केस हो गया समस्थानिक। समस्थानिक इसे इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या होता है समस्थानिक? समस्थानिक वे अणु या परमाणु होते हैं या वितत्व होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो सेम रहते हैं, जैसे 1H1, 1H2, 1H3। इनके परमाणु क्रमांक सेम है लेकिन परमाणु भार इनके अलग अलग है। ये समस्थानिक कहलाते हैं। यानी समस्थानिक वे अणु या परमाणु या तत्व आयन होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक हमेशा सेम होते हैं लेकिन इनके परमाणु भार हमेशा अलग अलग होते हैं। सेकंड आता है समभारिक। क्या होते हैं समभारिक? इंग्लिश में कहते हैं इन्हें आइसोबार। इसका जस्ट अपोजिट होता है। समभारिक वे होते हैं जिनके परमाणु भार तो समान रहते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, जैसे पोटेशियम 1940, कैल्शियम 2040। तो यहाँ पर इनके परमाणु क्रमांक जो हैं ये अलग अलग हैं, 19 और 20, लेकिन इनके परमाणु भार कैसे हैं? सेम है। ये समभारिक कहलाता है। अगला आता है सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक वे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। थर्ड हमारा आता है सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक वे स्पीसीज होते हैं, इन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी बोलते हैं, जिनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। सबसे सिंपल है O2 नेगेटिव, सोडियम 1+, Mg 2+। या ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, 2 नेगेटिव चार्ज है 2, तो इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या होगी 10। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, एक प्लस चार्ज एक कम हो गया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन संख्या आ गई 10। Mg पर 2 प्लस होता है, Mg का 12 होता है, 2 प्लस से 2 नेगेटिव कर दिया तो यहाँ इसके परमाणु संख्या आ गई, इलेक्ट्रॉन संख्या आ गई 10। यानी ये दोनों स्पीसीज, तीनों स्पीसीज सम इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। अब हम समझते हैं 4 मेजर फैक्ट को। सबसे पहला कोश, जिसे बोलते हैं सेल। दूसरा उपकोश, जिसे बोलते हैं सबसेल। थर्ड कक्षक, जिसे बोलते हैं ऑर्बिट। और फोर्थ होता है स्पिन। लास्ट वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं कि क्वांटम नंबर क्या होता है। कोश, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होती है, ये कोश के बारे में हमें बताती है। जो एजिमुथल क्वांटम संख्या में जो l होती है वो हमें सबसेल यानी कोश के बारे में बताती है, और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m है वो कक्षक के बारे में बताती है।
और स्पिन क्वांटम नंबर हम एस के बारे में जानकारी देती है। यानी किसी भी परमाणु के चारों ओर उपस्थित कक्षाएं, वृत्ताकार कक्षाएं, ये कोष कहलाते हैं। कोष के ही छोटे पार्ट्स होते हैं उपकोष, जो चुंबक एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी द्विगंशीय क्वांटम दोहन के द्वारा इनकी पहचान होती है। फिर आते हैं कक्षक। अब जो उपकोष हैं आपके, ये इन उपकोषों को 4 भागों में बांटा गया, एस, पी, डी, एफ। इसी प्रकार एस उपकोष में सिर्फ एक कक्षक होता है, पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं और डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं और एफ उपकोष में तुम्हारे 7 कक्षक पाए जाते हैं। ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर हमें ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी ऑर्बिट में क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता है जिसका मान +12 हो जाता है और एंटी क्लॉकवाइज होता है जिसका मान -12 हो जाता है। ये हम कोष, उपकोष और कक्षक वह स्थान है, त्रिविमीय क्षेत्र है, जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यानी सिंपल है, यहाँ से कोष को n से रिप्रेजेंट करते हैं, उपकोष को l से रिप्रेजेंट करते हैं, कक्षक के बारे में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जानकारी देती है और स्पिन के बारे में स्पिन क्वांटम नंबर जानकारी हमें देती है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होता है तो +12 और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो स्पिन क्वांटम नंबर -12 होती है। पिछली वीडियो में हम ये पढ़ा चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। इसके बाद हम कुछ परमाणु संरचना को समझाने के लिए कुछ नियम, कुछ मॉडल दिए गए तो उनको समझेंगे इन शॉर्ट में। पहला मॉडल था थॉमसन परमाणु मॉडल। दूसरा था रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। थर्ड था बोहर परमाणु मॉडल। बोहर परमाणु मॉडल। इन तीनों मॉडलों की अपनी अपनी विशेषताएं थीं और अपनी अपनी कमियां थीं। सबसे पहला है थॉमसन परमाणु मॉडल। तो थॉमसन परमाणु मॉडल हमें ये बताता है कि जिस प्रकार तरबूज में बीज धसे रहते हैं, जिस प्रकार किसी तरबूज में बीज धसे रहते हैं, इसी प्रकार किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स धसे रहते हैं। इस परमाणु मॉडल की विशेषता ये थी कि इसकी सहायता से तापायनिक उत्सर्जन की व्याख्या सही रूप से की गई कि इलेक्ट्रॉन्स किसी भी परमाणु से तापायनिक उत्सर्जन कैसे होता है। लेकिन यह मॉडल परमाणु की स्टेबिलिटी के बारे में कोई व्याख्या नहीं कर पाया। ये परमाणु ये नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी। सेकेंड था रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। ये परमाणु मॉडल ने इस परमाणु मॉडल की सहायता से नाभिक की खोज की भी हुई थी। रदरफोर्ड ने बताया वो एक सोने की पन्नी पर जब अल्फा कणों की बमबारी की तो अधिकांश अल्फा कण टकराकर बाहर निकल गए। केवल कुछ अल्फा कण टकराकर वापस लौट आए। चूंकि अल्फा कण पर होता है पॉजिटिव चार्ज और वो टकराकर लौट आया, तो रदरफोर्ड ने अनुमान लगाया कि इस परमाणु के बीचों बीच में कोई पॉजिटिव पदार्थ है जो बहुत सूक्ष्म है, जिसे इन्होंने नाभिक कहा। और इन्होंने बताया कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन ये नहीं बता पाए कि जब कोई परमाणु के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो उसकी एनर्जी ही लॉस होगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी जो कक्षाएं हैं वो छोटी होती चली जाएंगी, अंत में ये परमाणु इसी में एग्जिस्ट। इस बारे में इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, इसलिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी फेल हो गया। लास्ट में दिया गया बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर के परमाणु मॉडल के 3 पोस्टुलेट इन्होंने जो रदरफोर्ड की कमियां थी उनको दूर करने का काम किया। बोहर ने बताया कि नाभिक के चारों ओर बहुत सारी वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं जिनकी एनर्जी फिक्स होती है। इनका पहला पोस्टुलेट था कि प्रत्येक कक्षा के लिए कोणीय संवेग h/4π का पूर्ण गुणज होगा। इनका पहला ये था कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और उन वृत्ताकार कक्षाओं के लिए कोणीय संवेग जो है वो h/π का पूर्ण गुणज होता है, जहां n एक इंटीजर, इसका मान 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। दूसरा इनका पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाने के लिए जो बल है वो अभिकेंद्र बल और कूलाम के बल से प्राप्त हो जाता है। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस
और इलेक्ट्रॉन के बीच में कूलाम के नियम द्वारा एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है या अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसे कूलाम का बल कहते हैं। और जब कोई पार्टिकल किसी वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाता है, इस पर अभिकेंद्र बल काम करता है। तो उन्होंने बताया जो एनर्जी प्राप्त होगी वो अभिकेंद्र बल और कूलाम के बल से प्राप्त हो जाएगी। थर्ड इन्होंने बताया जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिल जाएगी तो वह निम्न अवस्था से उच्च अवस्था में जाएगा और कुछ समय बाद वापस पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आएगा और इस दौरान ये फोटोन के रूप में अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा। तो उन्होंने बताया था E2 - E1 बराबर h। इस वीडियो में हम जो मॉडल हैं इनको बहुत वेरी शॉर्ट और सिंपल तरीके से समझ रहे हैं, डिटेल में नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। तो परमाणु, बोहर का परमाणु मान फिर एक बार समझते हैं मॉडल के बारे में। थॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन किसी इस परमाणु में इस प्रकार धसे रहते हैं जैसे कि किसी तरबूज में बीज, और ये तापानिक उत्सर्जन की व्याख्या सही कर पाए, लेकिन परमाणु के स्टेबिलिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाया। रदरफोर्ड ने बताया, रदरफोर्ड के मॉडल को ही हम न्यूक्लियस की खोज का मॉडल भी कहते हैं। इन्होंने नाभिक की खोज की थी। इन्होंने बताया था कि परमाणु के बीच में एक सूक्ष्म भाग है जिसे नाभिक कहते हैं, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन ये परमाणु के आयतन की तुलना में बहुत छोटा है। लेकिन ये नहीं बता पाया कि परमाणु के चारों ओर, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर कैसे लगाएंगे, उनको एनर्जी कहाँ से प्राप्त होगी। बोहर का परमाणु मॉडल ने काफ़ी हद तक रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन सभी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाएगा, केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनका कोणीय संवेग mvr h/4π का पूर्ण गुणज होगा। दूसरी बात उन्होंने बताई कि इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाने जो एनर्जी है वो अभिकेंद्र बल और कूलाम के बल से प्राप्त हो जाएगी। थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया जब किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिल जाएगी तो अपने लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ चला जाएगा। जैसे मान लिया ये E1 है और इसकी एनर्जी लेवल E2 है, ये यहाँ से जंप करके यहाँ जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद वापस फिर यहाँ जाएगा और फोटोन के रूप में एनर्जी को रिलीज कर देगा। ये बताया था बोहर। बोहर की मॉडल की सहायता से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की रेडियस निकाल सकते हैं, उसका वेग निकाल सकते हैं और उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कुछ लॉस के बारे में पढ़ते हैं जो परमाणु संरचना से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट लॉस हैं। सबसे पहला नियम है हुंड रूल। फर्स्ट रूल है हुंड रूल। हुंड रूल हमें बताता है किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते समय इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तब तक नहीं करते जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। जैसे D4 को हमें फिल करना है तो D हम पढ़ चुके हैं पीछे, D कोर्स में 5 कक्षक होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सबसे पहले एक एक करते हैं, 1 2 3 4, ये करेक्ट ऑर्डर है लिखने का। लेकिन अगर हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस प्रकार की 1 2 3 4 तो इस प्रकार का ऑर्डर गलत है। तो हुंड का नियम तो ये कहता है। सेकंड आता है पाउली का अपवर्जन नियम, पॉलीज एक्सक्लूजन लॉ। पाउली का अपवर्जन लॉ क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। पाउली ने बताया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, एक कक्षक में उपस्थित किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर के समान नहीं हो सकते। यदि 3 क्वांटम नंबर n, l, m के मान समान हैं तो s का मान अवश्य अलग अलग होगा। इसका एग्जाम्पल लिखते हैं 1s2। 1s2 के लिए यहाँ पर n का मान 1 है, l का मान 0 है और m का मान भी 0 होगा। अब चूंकि s का मान निकालते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं 1 2, यहाँ पर s का मान 1 +½ होगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान -½ होगा। दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए n का मान सेम है, l का मान सेम है, m का मान सेम है, लेकिन s के मान दोनों अलग अलग हैं। ये पाउली का नियम कहता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं डी ब्रोगली तरंग है। डी ब्रोगली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन में तरंग का गुण और कण का गुण दोनों पाए जाते हैं और इन्होंने आइंस्टीन और प्लैंक के नियम की सहायता से इसकी व्याख्या की। थर्ड है डी ब्रोगली रूल, डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन में कण प्रकृति ही पाई जाती है, तो E = h न्यू इन्होंने प्लैंक के फोटोन रूल से तुलना की। दूसरा ने बताया इनमें वेव नेचर ही पाया जाता है, E = mc²। इन्होंने आइंस्टीन समीकरण 1-2 को इक्वल करने पर हमें मिलेगा h न्यू = mc²। हम जानते हैं
न्यू है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, तो न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा एम सी स्क्वायर। सी से सी कैंसिल आउट हो गया, तो एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी। एम सी ये संवेग है, तो एच अपॉन लैम्डा बराबर पी। तो यहाँ से ये हमने डी ब्रोगली ने बताया कि लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। ये लैम्डा जो है किसी भी सूक्ष्म कण की तरंगदैर्घ्य हो सकती है। एच यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है और पी इसका मोमेंटम है यानी संवेग है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी नियम्स को डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।